अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पिछला टॉपिक जो हमारा चार्ल्स डार्विन था। अ, उसी का उसी के ये आगे जो है सब टॉपिक्स हैं। हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है जो कि पेपर पब्लिश किया था डार्विन ने, उसमें डार्विन ने अपनी इस बुक में या जिसमें पेपर पब्लिश किया था उसमें उसने अपनी दो पॉइंट्स जो है इनको बेसिकली स्टडी किया था। यानी कि दो मेन पॉइंट हैं जो कि हम कह सकते हैं कि डार्विन की उस जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उसकी बुक थी उसका निचोड़ है। पहला पॉइंट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या मतलब है इस बात का कि डार्विन बिलीव करता था यूनिटी इन लाइफ में, कि ऑल ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्होंने डिसेंट किया है किसी कॉमन एंसेस्टर से। यानी कि हम सबका जो हम सबके जो आबाओ अजदाद थे, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने भी चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, आप किसी की भी बात कर लें, वो सब एक कॉमन एंसेस्टर से उनका डिसेंट हुआ है। यानी वहाँ से वो बने हैं। और जो बहुत ही अरसा पहले दुनिया में जब दुनिया बनी थी तब एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में वजूद में आया था और तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बाद में उस ऑर्गेनिज्म से बने थे। तो इस तरह से वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया जी, वो हमारा इंसेस्टर हो गया। डार्विन के व्यू में द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज़ लाइक अ ट्री। क्या मतलब है कि एक जैसे एक दरख्त होता है, ठीक है, दरख्त का तना एक ही होता है लेकिन एक तने से बहुत सारी शाखें निकलती हैं, एक कॉमन ट्रंक से बहुत सारी शाखें निकलती हैं। इसी तरह वो जो एक हमारा एंसेस्टर था, वो पहला ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में आया था, वो ट्री के ट्रंक की तरह है। और उस ट्रंक से फिर जो ब्रांचेस निकली वो दरअसल वैरायटी है ऑफ लाइफ है जो कि उस एक ऑर्गेनिज्म की वजह से दुनिया में जो है वो वजूद में आई थी। फिर वो कहते हैं जी, एट ईच फोर्क ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री इज एंसेस्टर कॉमन टू ऑल लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम दैट फोर्क। इसी तरह से एक जो एवोल्यूशनरी यानी कि जो ट्री की जिसको बात कर रहा है, एवोल्यूशनरी ट्री जो है उसके हर फोर्क में से एक एंसेस्टर कॉमन है जो कि तमाम एवोल्यूशनरी लाइन्स को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका पहला पॉइंट था। फिर उसने कहा नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन, जो कि डार्विन की सबसे मशहूर बात है कि वो नेचुरल सिलेक्शन पे या नेचर सेलेक्ट करती है, इस चीज़ पर बिलीव करता था। डार्विन ने ये बात सजेस्ट की कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज बिकम बेटर अडेप्टेड टू देयर लोकल इन्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। कि नेचुरल सिलेक्शन के नेचर सेलेक्ट करती है उन ऑर्गेनिज्म को, उन इंडिविजुअल्स को जो कि बेस्ट फिट होते हैं, बेस्ट तरीके से अडेप्ट कर जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो कंडीशंस पाई जाती हैं, जो टेम्परेचर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स जो कुछ भी है, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म या जो इंडिविजुअल फिट अडेप्ट कर जाता है, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है। और जो अडेप्ट नहीं कर सकता, नेचर उसको पैरिश कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है। ठीक है, डार्विन की थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन की है उसकी कुछ तीन ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि उसके तीन ऑब्जर्वेशंस थी जिनकी बुनियाद पर डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसको प्रेजेंट किया था। पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, उसको पॉइंट वाइज में पढ़ लेते हैं। उसने कहा जी, प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स एंड द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट लीड टू अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग ईच जनरेशन। कि एक इन्वायरमेंट के अंदर अगर ऑर्गेनिजम्स की तादाद उस इन्वायरमेंट की सकत, यानी कि जितनी जितनी खुराक या जितनी सहूलतें वो इन्वायरमेंट इंडिविजुअल्स को दे सकती है, अगर इंडिविजुअल्स की तादाद उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो इंडिविजुअल्स के दरमियान एक कंपटीशन आ जाता है कि वो compete करते हैं आपस में रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल जो कि compete कर जाते हैं, जो कि बेटर अडेप्टेड होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो तो उसको जो है वो तो ज़िंदा रह जाते हैं और जो बाकी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हर जनरेशन में से सिर्फ थोड़े से ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो उस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम बट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द हेरेडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। कि जो बच जाने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं स्ट्रगल में, वो कोई रैंडमली सेलेक्ट नहीं होते बल्कि वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने बेटर क्वालिटीज़ को इनहेरिट किया होता है अपने पेरेंट्स से। यानी कि जो बेहतर जीन्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके पास जेनेटिक मेकअप जिनका अच्छा है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जिनका जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं होता, जो इस काबिल नहीं होते अपने पुअर जेनेटिक मेकअप की वजह से कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो सिलेक्शन है ये रैंडम जो है वो नहीं होती। थर्ड बात क्या थी, दिस
unequal ability of individuals to survive and reproduce will lead to a gradual change in the population, with favorable characteristics accumulating over the generations, thus leading to the evolution of a new species. कि वक्त के साथ जब साल हा साल बेटर क्वालिटीज़ वाले इंडिविजुअल्स को नेचर सेलेक्ट करती रहेगी और वो ख़ुद को बदलती हुई इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्ट करते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से एक्यूमुलेट करेंगे कि नई स्पीशीज़ जो है वो वजूद में आएंगी। तो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो इन 3 ऑब्जर्वेशंस पर या 3 पॉइंट्स पर बेस करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वो कहता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कन्विंस्ड मोस्ट बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। कि जो थ्योरी उसने दी थी या जो उसने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ने, इस चीज़ ने जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में जो नई स्पीशीज़ वजूद में आती हैं वो एवोल्यूशन की वजह से वजूद में आती हैं, कि एवोल्यूशन का प्रोडक्ट क्या होता है, formation of new species होता है। Important turning point for evolutionary theory was the birth of population genetics, which emphasizes the extensive genetic variation within population and recognizes the importance of quantitative characters। कि इस चीज़ ने कि एवोल्यूशन के नतीजे में स्पीशीज़ नहीं बनती हैं, इसने एक नई जो बायोलॉजी की एक ब्रांच थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स उसको जन्म दिया कि पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है वो दरअसल इस तरह से इकट्ठी होती है, इस तरह से ख़ुद को प्रेजेंट करती है कि नई स्पीशीज़ जो है वो वजूद में आती हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जैसे प्रोग्रेस हुई उसके बाद मेंडलिज्म और डार्विनिज्म जो है उनको रिकनसाइल किया गया, इकट्ठा किया गया, और जेनेटिक्स ऑफ वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको जो है वो आपस में उस पर जो है वो काम किया गया। इसने इन तमाम ब्रांचेस को इकट्ठा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जिसको मॉडर्न सिंथेसिस या पर न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है वो डेवलप हुई थी अर्ली 1940s में। इसको सिंथेसिस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स। क्या मतलब है कि इसने इकट्ठा किया, जो थ्योरी थी मॉडर्न सिंथेसिस की, इसने बहुत सारी ब्रांचेस की जो डिफरेंट फील्ड्स की जो इंफॉर्मेशन थी उसको इकट्ठा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बनाएगी, या एक मॉडर्न सिंथेसिस की जो थ्योरी है उसको जो सामने लाया गया जिसको मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस कहा जाता है या न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है। इसके अंदर पेलियोंटोलॉजी आप जानते हैं कि फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं, उसको टेक्सोनॉमी को, बायोजियोग्राफी को और ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इकट्ठा करके तो एवोल्यूशन के पॉइंट को जो है वो स्टडी किया गया, और इसके नतीजे में न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस जो है उसको जो है वो प्रेजेंट किया गया दुनिया के सामने। यानी कि इन तमाम ब्रांचेस को स्टडी करके, यानी कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट था उसके अंदर जो बाकी के एट्रीब्यूट थे उसको इकट्ठा करके कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो है उसको प्रेजेंट किया गया, जिसको न्यू डार्विनिज्म या फिर मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, वो इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।